हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में जाना था और देखा था कि एम्बर और एम्बर जैसे सब्सटेंसेस कैसा बिहेवियर शो करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को जानते हुए हम लोगों ने लेक्चर के एंड तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नाम के दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज के लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन नाम के एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज कैलकुलेट करेंगे और चार्ज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हम देंगे। तो 1912 में मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसको उन्होंने 1912 में समराइज किया। हालांकि मिलिकन अकेले नहीं थे, हार्वे फ्लेचर ने भी इनको हेल्प किया था। तो रॉबर्ट मिलिकन और हार्वे फ्लेचर नाम के दो साइंटिस्ट थे, नाम मिलिकन का ही ज्यादा होता है। 1909 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और 1912 में समराइज किया गया। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इससे हमें पहली बार एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता चला, जो आज के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक्स की स्टडी में। तो यहां पर जो राइट साइड पे मैंने दिखाया हुआ है, ये रियल सेटअप है मिलिकन का। क्या है इस सेटअप के अंदर? कुछ चीजें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक चेंबर आपको यहां पर दिखाई देगा। ये मेटेलिक चेंबर है जिसके अंदर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाना है। ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक मेटेलिक चेंबर है। यहां पर एक स्प्रेयर या फिर आप इसे कह सकते हैं एटमाइजर लगा हुआ है। ये क्या करता है? लिक्विड्स की ड्रॉप्स को अंदर की तरफ स्प्रे करता है, बहुत ही थिन, बहुत ही फाइन ड्रॉप्स को। यहां पर एक चीज लगी हुई है, ये टेलीस्कोप है, इसका अपना रोल है। ये क्या करेगा? जो ड्रॉप्स अंदर जाएंगी उनकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ये टेलीस्कोप लगाया गया है कि रेट ऑफ फ्लो, उनका रेट ऑफ नीचे या ऊपर जहां की तरफ भी ऑयल ड्रॉप्स जा रही होंगी वहां उनका रेट ऑफ फ्लो क्या है, उसको मेजर करने के लिए टेलीस्कोप लगाया गया है। और यहां पर आप वायरिंग देख रहे होंगे। मैं वायरिंग को एक डिफरेंट कलर से आपको शो करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये वायरिंग है, यहां से आ रही है ना। इसकी केबल आप देख सकते हैं, इसके पीछे फोल्डेड रखी हुई है। ये जो केबल्स हैं ये पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं हमारी ऑयल ड्रॉप्स को। तो इस तरीके का एक ये एक्सटीरियर सेटअप है। अंदर से अगर एनिमेटेड व्यू में हम देखें तो सेटअप कुछ इस तरीके का होता है। जब आप ऑयल को स्प्रे करते हैं तो ऑयल की जो थिन, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अंदर एंटर करती हैं और अंदर जो पूरा चेंबर है ये एक्चुअली में दो पार्ट्स में बटा होता है। तो पहले ये अपर चेंबर में आती हैं। अपर चेंबर में एक छोटा सा पासेज होता है यहाँ पर, जहां से ये ऑयल की ड्रॉप्स अंदर एंटर करती हैं लोअर चेंबर में। लोअर चेंबर में दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। एक मेटेलिक प्लेट को पॉजिटिव और एक मेटेलिक प्लेट को नेगेटिव बनाया जाता है। एक हाई वोल्टेज सोर्स से हम उस पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो अब ये पूरा प्रैक्टिकल काम कैसे करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चलता है, आइए एक बार देखते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो इसमें मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जहां ऑयल की जो ड्रॉप है वो दोनों प्लेट्स के बीच में आ चुकी है और एक प्लेट को हमने दिया है पॉजिटिव सोर्स और एक प्लेट को रिलेटिवली हमने दिया है नेगेटिव सोर्स। चार्ज कर रखा है प्लेट को। फिलहाल इनिशियली तो अभी हम स्विच ऑफ करके चलेंगे। तो अब दो सिचुएशन होगी। ड्रॉप जब अंदर एंटर कर जाएगी तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। यहां पर अगर आप स्विच लगा लेते हैं एक, तो स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच को ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर स्विच ऑफ रहेगा तो प्लेट्स अनचार्ज रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा प्लेट्स के बीच में, और उस केस में जो ड्रॉप है वो ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ जाएगी। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो प्लेट्स हो जाएंगी चार्ज। ऊपर वाली जो प्लेट है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और नीचे वाली चार्ज नेगेटिवली चार्ज नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
अब ऐसे केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और हम देखेंगे कि जो ये ड्रॉपलेट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रही है, यानी कि ये ड्रॉपलेट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी जैसे ही हम प्लेट्स को चार्ज करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम दो तरीकों से परफॉर्म करेंगे। एक, जब ड्रॉपलेट ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस नीचे जा रही है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, और दूसरा, जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो ड्रॉपलेट अचानक ऊपर की तरफ जाने लगेगी, एंटी ग्रेविटी, वो अपसाइड ट्रेवल करने लगेगी। तो दो सिचुएशंस में हम इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 11th क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझा देता हूं। क्या कंसेप्ट है कि जब भी कभी हम किसी स्फेरिकल बॉडी को, जब कभी भी किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस फ्लूइड से पास किया जाता है तो इसके ऊपर फ्लूइड का अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करता है, और फ्लूइड का विस्कस ड्रैग ये भी ऊपर की तरफ काम करता है, लेकिन स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है। और एक समय के बाद ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाले चैप्टर में टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ये एक कांस्टेंट रफ्तार होती है, इसके बाद रफ्तार चेंज नहीं होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले इसमें जो तीन चीजें हमने यूज करी हैं जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक मैंने अपथ्रस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि आप 11th क्लास का इमीडिएट ध्यान नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको पहले रिकॉल करा देता हूं। अपथ्रस्ट की बात करी गई है, दूसरा विस्कस फोर्स की बात करी गई है, ठीक है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहते हैं, तीसरा वेट की बात करी गई है, गिरने वाले ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो वो अपने वेट के बराबर जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस करता है। तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया जाता है तो लिक्विड हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट को, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसमें हम लिक्विड जो डिस्प्लेस किया जा रहा है उसका मास और इनटू जी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। लिक्विड का मास कैसे निकलेगा? लिक्विड का मास निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये सारी चीजें लिक्विड्स में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, कि एक लिक्विड के अंदर जब हम स्फीयर को इमर्स कर रहे हैं। हालांकि अभी सारा कॉन्सेप्ट अभी आप देखेंगे हमारे मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज किया। इनटू क्या हो जाएगा? जी। और हम देख रहे हैं कि गिरने वाला ऑब्जेक्ट जिस भी वेसल में इसको गिराया जा रहा है उसके अंदर कोई तो लिक्विड होगा, तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी आप सिग्मा लेट कर सकते हैं, गिरने वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आप रो लेट कर सकते हैं। तो स्फीयर के बराबर वॉल्यूम ही डिस्प्लेस होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ये फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट हो जाएगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ से दिया जाता है 6 पाई ईटा आर वी। जब कोई स्फीयर नीचे को जाता है तो लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं उनको पेनिट्रेट करते हुए नीचे को जाता है, तो लिक्विड की लेयर्स उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अब वेट की अगर हम बात करें तो गिरने वाले ऑब्जेक्ट का वेट mg होगा। वेट अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकलेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा गिरने वाले स्फीयर का, येलो स्फीयर का। रो मान लेते हैं उसकी डेंसिटी, इनटू कर देंगे जी। तो ये वेट होता है गिरने वाले ऑब्जेक्ट का, ये विस्कस फोर्स होता है, और ये क्या होता है? अपथ्रस्ट। पहले तो आप इन तीनों को रट लीजिए क्योंकि मैं वहां इसको रैंडमली यूज करूंगा। ये कंसेप्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। तो जब नीचे को ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इस v को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन कब? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? कि जो नीचे लग रहा है ना फोर्स mg, और जो फोर्स ऊपर लग रहा है जिसे कि हम अपथ्रस्ट कह रहे हैं, वेट ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग के सम के इक्वल
हो जाता है, विस्कस फोर्स के सम के इक्वल हो जाता है, तो ये कंडीशन हमको देती है इस गिरने वाले ऑब्जेक्ट की एक कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काम करेगा। तो अब मैं आपको इसके आगे बताता हूं, क्योंकि ये खाली एक रिवीजन है, ये बीच में मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अब एक बार फिर से उस डायग्राम पर आते हैं जो हमने बनाया था। यहां हमने देखा था कि जो ऑयल की ड्रॉप है ये इस चेंबर के अंदर डाली गई है। अब चेंबर के अंदर होगा एयर, तो एयर का पूरा एटमॉस्फेयर होगा जिसके अंदर ये ऑयल की ड्रॉप, और एयर क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है। तो जब ऑयल ड्रॉप को अंदर स्प्रे करेंगे और ऑयल ड्रॉप अपने वेट की वजह से नीचे आ रही होगी, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ऑयल की ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप है और वो एक फ्लूइड से ट्रैवल कर रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग सकता है भाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर। डेरिवेशन मैंने बताया दो केसेस में हम इसको पहले अज्यूम करेंगे। पहला, जब हमने बैटरी अटैच नहीं करी होगी, दूसरा जब हम इस पे बैटरी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इसमें केस 1, जब ऑयल ड्रॉप है वो ऑयल ड्रॉप इज मूविंग डाउनवर्ड्स, जब ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ चल रही है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। अभी हमने ग्रेविटी के अंडर उसको गिरने दिया है, ठीक है, प्लेट्स के बीच में ऑयल ड्रॉप आ चुकी है और वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। दिस इज अवर फर्स्ट केस। अगर ऐसा होगा तो इसको अज्यूम करते हैं। देखिए, तो अब अज्यूम करते हैं बेटा, दो प्लेट्स मान लेते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक ऑयल ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं। ये रही वो ऑयल ड्रॉप जो कि गिरने वाली है नीचे की तरफ। इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना लेते हैं। ये हमारा ऑयल ड्रॉप है जो दोनों प्लेट्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है। अभी हमने प्लेट्स को चार्ज दिया नहीं है, तो जो ऑयल ड्रॉप है इसकी डेंसिटी को हम रो कंसीडर कर लेते हैं, और जो यहां पर एयर प्रेजेंट होगी उसकी डेंसिटी को हम सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इस सिग्मा डेंसिटी की एयर मीडियम के बीच में ये ऑयल की एक ड्रॉप नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से गिर रही होगी, तो इस समय इसका जो वेट लग रहा होगा mg, वो लग रहा होगा नीचे की तरफ, और जो इस पे अपथ्रस्ट लग रहा होगा वो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और इस पर जो विस्कस ड्रैग लग रहा होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैंने अभी आपको विस्कस ड्रैग के बारे में बताया था, वो भी ऊपर की तरफ पे लग रहा होगा। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करना चाहते हैं, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट और जो विस्कोसिटी है, यानी जो विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ जो लग रहा है, विस्कस फोर्स, इसका सम वेट ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेगा, और डाउनवर्ड मोशन के दौरान इसको हम कितना लेट कर लेते हैं, v1। फॉर्मूले रखते हैं, अपथ्रस्ट की वैल्यू वो 4/3 पाई आर क्यूब, अपथ्रस्ट फ्लूइड लगाता है, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा, इंटू कितना हो जाएगा, g। विस्कस फोर्स भी फ्लूइड ही लगा रहा है, यानी एयर लगा रहा है, 6 पाई ईटा आर v1 लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये फर्स्ट केस में हम अभी स्टडी कर रहे हैं जब हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करा हुआ है। इज इक्वल टू वेट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वेट लिया जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, फॉलिंग ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा, रो, इंटू क्या कर देंगे, जी। यहां से अगर हम इक्वेट करते हैं 6 पाई ईटा आर v1 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये इस तरफ चले जाएगा। कॉमन आर्टिकल्स को अगर बाहर ले लिया जाए तो 4 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन है, अंदर आ जाएगा रो यानी ऑयल का डेंसिटी माइनस सिग्मा यानी एयर का या एटमॉस्फेयर का डेंसिटी, जो भी गैसियस एटमॉस्फेयर अंदर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहीं से v1 का वैल्यू जो है वो सेपरेट करेंगे। तो अगर मैं v1 मैंने क्या निकाला है, 6 पाई ईटा आर v1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, ये वैल्यू आई। यहां से अगर मैं रेडियस निकालना चाहता हूं,
रेडियस r का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो देखो पहले कुछ चीजें यहां पर कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स मल्टीपल में कैंसिल हो जा रहा है, इधर बचेगा 3 ईटा v1 और यहां पर बचेगा 2/3 r स्क्वायर g सिग्मा रो माइनस सिग्मा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, आर स्क्वायर की वैल्यू को सेपरेट करें तो सारे आर्टिकल्स इधर चले जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आर का स्क्वायर आएगा हमारे पास 9 ईटा v1, 3 इधर चला गया और बाकी आर्टिकल्स नीचे आ जाएंगे 2g रो माइनस सिग्मा। ईटा विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां से मुझे साफ समझ आ रहा है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, क्या इंप्लाइज दैट बन रहा है यहां से कि जो रेडियस का फॉर्मूला है वो आ रहा है 9/2 ईटा v1 अपॉन g रो माइनस सिग्मा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर रेडियस। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। अभी आपने देखा था हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 रीड करा है जिसमें कि 6 पाई ईटा आर v1 की वैल्यू निकाली गई है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 जिसमें कि हमने रेडियस का वैल्यू निकाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है, अब हम टर्मिनल्स के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव कर देंगे। तो जो हमारा ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक कांस्टेंट स्पीड भी अचीव कर लेता है पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो लोअर चेंबर का एटमॉस्फेयर है। क्योंकि ये पूरा एक चेंबर था, फिर से मैं आपको डायग्राम याद दिला देता हूं। ये डायग्राम था, मैंने बताया था इसके अंदर 2 चेंबर होते हैं, ये अपर चेंबर है और ये इसका लोअर चेंबर है। लोअर चेंबर में एंटर करने के बाद ही असली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो लोअर चेंबर के अंदर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो अब हम यहां पर केस नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि when drop moves upward, ठीक है, ये तब है जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है जिसकी वजह से जो हमारा ड्रॉपलेट है वो अब ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो ऊपर की तरफ मूव करते समय कैसी फिजिक्स या कैसी मैकेनिक्स काम करेगी, देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर उसका कारण होगा। जैसे नीचे की तरफ मूव करने का रीजन ग्रेविटी था, अब ऊपर की तरफ मूव करने का कारण है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इसके ऊपर Fe प्लस अपथ्रस्ट। तो हमेशा जो डिस्प्लेस करता हुआ जब ये चलेगा तो बॉडी के ऊपर जो अपथ्रस्ट काम करेगा, नाम से ही वो क्लियर है कि वो ऊपर की तरफ ही काम करता है। तो अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर की ही तरफ लगेगा क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा फ्लूइड का उतनी ही मात्रा में अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। अब मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो विस्कस का जो फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो विस्कस फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, प्लस वेट जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वो तो ग्रेविटी तो हमेशा ही डाउनवर्ड लगती है। तो अब 3 की जगह 4 फोर्सेस हो जाएंगे और फोर्सेस में कुछ चीजें स्विच हो जाएंगी। जैसे मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन है ना, विस्कस फ्रिक्शन, ये विस्कस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप पुराने वाले केस में देखेंगे तो विस्कस फोर्स जो है, अगर पुराने वाले केस को आप देखते हैं तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था क्योंकि बॉडी नीचे को आ रही थी। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने विस्कस फोर्स की डायरेक्शन नीचे को दिखाई क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कहीं ना कहीं अगर हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर आया हुआ नेगेटिव चार्ज इसको प्लस प्लेट की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, जिसके बाद थोड़े समय के मूवमेंट के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो अगर हम इसकी मैकेनिक्स को समझें तो
टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में अगर हम सोचें, फॉर टर्मिनल स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड जो है अचीव करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप विचार कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe प्लस अपथ्रस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्या होती है QE। अब आ गया चार्ज कहानी में, ऑयल ड्रॉप का चार्ज ये एंटर हो चुका है, QE प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अपथ्रस्ट का फोर्स होता है जिसमें फ्लूइड की डेंसिटी ले जाती है। फ्लूइड की डेंसिटी हमने मानी थी सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी हमने मानी थी रो। तो अपथ्रस्ट में फ्लूइड की डेंसिटी आती है, इनटू कितना आ जाएगा G इज इक्वल टू विस्कस फोर्स कितना है 6 पाई ईटा आर V2 लिखेंगे अब की बार, प्लस वेट कितना है mg। mg का मतलब कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम अगर चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं 6 पाई, देखो मैं QE की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये इस तरफ चला जाएगा और इस वाले टर्म के अंदर कुछ टर्म्स आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें और इसमें, तो इसको उस साइड भेज रहा हूं मैं, ट्रांसपोज करते हैं इसको, तो QE इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई ईटा आर V2, तो ऐसे ही रहेगा। V2 क्या है, अपवर्ड टर्मिनल स्पीड, ठीक है, प्लस ये उधर चला गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, कॉमन आ गया, रो माइनस कितना हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी जिसे इक्वेशन 1 कहा था, इसमें हम लोगों ने 4/3 पाई आर क्यूब जी को 6 पाई ईटा आर V1 से डिनोट किया हुआ है। तो अब हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर चाहें, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम चाहें तो वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, तो QE इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई ईटा आर V2 प्लस 6 पाई ईटा आर V1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब कुछ आपको इसमें कॉमन दिख रहा होगा 6 पाई ईटा, तो QE इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर कॉमन है, अंदर बचेगा V1 प्लस V2, है ना। V1 क्या है, डाउनवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी, और V2 क्या है, अपवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, यहां तक अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर हम R की जो वैल्यू है वो रखना चाहें, क्योंकि हमने R की वैल्यू निकाल रखी है, तो बाकियों को ऐसे ही लिख देते हैं V1 प्लस V2। ये जो R है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम लोगों ने सेपरेटली निकाल रखी है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं कि हमने R की वैल्यू निकाली कितनी थी। याद होगा आपको, देखिए ये R इज इक्वल टू 9/2 ईटा V1, अब डिनोमिनेटर में G रो माइनस सिग्मा। तो इसकी वैल्यू हम प्लेस करते हैं, यहां पे R की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो R की वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना आएगा, √9/2 ईटा V1 अपॉन G, है ना, रो माइनस कितना आ जाएगा सिग्मा। अब जो ये E था इसको भी आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब बात ये कि भैया जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है प्लेट्स के बीच में, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था प्लेट्स के बीच में, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी, लेकिन ऑयल ड्रॉप उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? तो सब जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक नियम है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस से निकाला जा सकता है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेटेबल है, आप आसानी से जो आपने प्लग इन किया कितना वोल्टेज दिया है और चेंबर की सेपरेशन कितनी है, जो आपने चेंबर बना रखा है उसके बीच में जो लेंथ है उसे आप L अगर कह रहे हैं, तो आपने कितने वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई में दिया हुआ है, आप उस V को निकाल सकते हैं, इनके बीच का चेंबर L, और बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो E भी बहुत आसानी से, मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। E बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ईटा एटमॉस्फेयर की विस्कोसिटी, आपने जिस भी गैसियस मीडियम का या एटमॉस्फेयर एयर अगर लिया है तो उसका विस्कोसिटी बहुत आसानी से बताई जा सकती है, एक नोन वैल्यू है।
आपने टेलीस्कोप लगाया था जिसकी हेल्प से आप वेलोसिटीज को मेजर करते थे, देखते थे कि रेट ऑफ फॉल क्या है। तो बहुत आसानी से स्टॉप वॉच की सहायता से V1 और V2 डाउनवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी और अपवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी का पता लगाया जा सकता है। और क्या चीजें हैं, ऑयल का डेंसिटी है, जो भी ऑयल आप चूज कर रहे हैं, और जो सिग्मा है वो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी है। रो ऑयल की डेंसिटी है और सिग्मा एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है जो उस चेंबर के अंदर आपने लगाया हुआ है, जो एज अ फ्लूइड काम कर रहा है, जिसके थ्रू वो लिक्विड की ड्रॉप पास हो रही है। तो देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए नोन ना हो। आप अलग अलग इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी रैंडम एक्स कुछ लगाया, आपने इतने वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर बार बदलते चलिए, आपको हर बार ऑयल के ऊपर जो मौजूद चार्ज है वो अलग अलग मिलेगा। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जब इसे किया गया तो ऐसा पाया गया कि एवरी टाइम जो चार्ज आता है हमारा, वो एक ऐसी वैल्यू का शेप लेता है कि हमको ऐसा पता चल रहा है हर इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो ऑयल के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है वो एक ऐसी वैल्यू ले रहा है जो इंटीग्रल मल्टीपल बन रही है। 1 2 3 4 5 टेबल बन रहा पूरा, वो एक नंबर का, उस नंबर को ई कह दिया गया। और जब पता लगाया गया तो जो ई है ना, ये हर टाइम 1.6 इंटू 10 रियल वैल्यूज अगर बताऊं, बिल्कुल रियल वैल्यू बताऊं जो मिल्कन ने निकाली थी, 1.5924 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम की वैल्यू निकाली थी भाई। कूलम बाद में यूनिट दे दिया गया चार्ज का, तो चार्ज कूलम्स में मेजर किया जाने लग गया, यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट हुआ चार्ज का। अदरवाइज आप चार्ज को सिर्फ समझ सकते थे, नेचर बता सकते थे। पहली बार वैल्यू आई और इसमें कूलम का यूज किया गया, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में इसके ऐसा यूनिट्स के बारे में आपको बताया हुआ था। तो जो भी आपका रैंडमली चार्ज की वैल्यू जो भी आ रही है वो एक्चुअल में इतनी भी रैंडम नहीं है, उसमें एक पैटर्न है। अगर नंबर थ्योरी के हिसाब से देखें तो वो एक खास नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा है। एन क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अगर अनचार्ज है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और चार्ज है तो इस तरीके से वो उसके अंदर वैल्यू। बाद में जब इसको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, 1.6021 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होता है रियल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करने के बाद और मॉडर्न में हम जो अडॉप्ट करते हैं जो वैल्यू वो ये है। इसमें और उस कैलकुलेटेड वैल्यू में आपका 0.6% की डिफरेंस है बस खाली। तो मिल्कन ने लगभग बिल्कुल करेक्ट वैल्यू उस समय, लगभग आप देखें तो 100-125 साल पहले एग्जैक्टली ये फाइंड आउट किया था। तो इसके बाद ये पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता चल गया, फिर कैथोड रे में हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी पता किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी हेल्प से पता लगती हैं। तो फिर ये पता लगा कि किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका रीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये एक टर्म था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और जितनी क्वांटिटी में, जितने नंबर्स में इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर जाएंगे या बॉडी के पास आएंगे, उतनी ही क्वांटिटी में बॉडी पर चार्ज पैदा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या जरूरी है कि जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और नेगेटिव चार्ज के लिए जरूरी है कि जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का होल्डर बोला जाता है, और हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो एलिमेंट्री चार्ज लेकर चलता है उसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रहेगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या, आगे चलकर प्रोटॉन का चार्ज भी सेम बोला गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बस उसका नेचर पॉजिटिव बोला गया। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और अगर किसी मटेरियल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि एवरी चार्ज, ठीक है, एवरी एग्जिस्टिंग चार्ज, ठीक है, इन द यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, ये माइनस में भी एग्जिस्ट करता है, तो टोटल चार्ज जो होता है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां n की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। तो आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम इसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।